हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामलाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर की बहुत ही शानदार क्विज, और ये क्विज बायलैंग्वेज है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आगे आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अपना, खरीफ, रबी एंड जायद वर्ड बिलोंग टू। जैसे अपने 3 सीजन होते हैं। अगर मैं नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। और अगर अपने कृषि कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो वर्षा ऋतु को अपने खरीफ बोल देते हैं, शरद ऋतु को रबी बोल देते हैं और ग्रीष्म ऋतु को जायद बोल देते हैं। तो ये जो तीनों शब्द है ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है आपके सामने उर्दू, बी ऑप्शन है फ्रेंच, सी ऑप्शन है पर्शियन और डी ऑप्शन है अरेबिक। यानी जो खरीफ, रबी, जायद है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये तीनों ही जो शब्द है वो अरेबिक भाषा के शब्द है, यानी जो अरेबियन लैंग्वेज है उससे लिए गए शब्द है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। कोई सा भी पूछ ले, खरीफ पूछ ले, रबी पूछ ले, जायद पूछ ले, तीनों ही जो वर्ड है वो अरबी भाषा से लिए गए हैं। खरीफ जनरली जून जुलाई से स्टार्ट होता है, यानी खरीफ की जो सॉविंग होती है, खरीफ की जो बुआई होती है वो जून जुलाई से स्टार्ट होती है। और जो रबी होता है यानी जो शरदकालीन फसल होती है उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होती है। और जो जायद यानी ग्रीष्म ऋतु है उसकी जो बुआई है वो फेब मार्च से स्टार्ट होती है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। कई सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी है। नेक्स्ट है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या है, प्राइमरी रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, यानी कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन क्या है? कृषि में जितने भी संसाधन होते हैं उनको अपने 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो प्राथमिक संसाधन और दूसरे द्वितीयक संसाधन, यानी प्राइमरी रिसोर्सेज एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। प्राइमरी रिसोर्सेज वो सभी है जो हमें नेचर प्रोवाइड करवाता है, और सेकेंडरी रिसोर्सेज वो है यानी द्वितीयक संसाधन वो है जिनको अपने एफर्ट द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी रिसोर्सेज का एक कॉम्बिनेशन पूछा गया। इन चारों में से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो प्राइमरी रिसोर्सेज का है, यानी प्राथमिक संसाधन का है? ए ऑप्शन है यहाँ पे लैंड यानी भूमि, और इसमें दूसरा है एयर यानी वायु, और तीसरा है वाटर। बी ऑप्शन है सीड यानी बीज, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, पेस्टिसाइड यानी जो पीड़कनाशी है। सी ऑप्शन है सीड, एयर और वाटर यानी बीज, हवा और पानी। डी ऑप्शन जो है वो है लैंड यानी भूमि, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक और वाटर यानी पानी। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, लैंड, एयर और वाटर, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। और मैंने आपको बताया था नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन्हीं को अपने प्राइमरी रिसोर्सेज प्राथमिक स्रोत में शामिल करते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। बी में देखो सीड है, सीड हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसको द्वितीयक संसाधन में रखा जाता है, सेकेंडरी रिसोर्सेज में रखा जाता है। फर्टिलाइजर हम खुद तैयार करते हैं तो ये भी सेकेंडरी रिसोर्सेज में रखा जाता है। पेस्टिसाइड पीड़कनाशी है, ये भी सेकेंडरी रिसोर्सेज में रखा जाता है। जो सेकंड ग्रुप है वो सेकेंडरी रिसोर्सेज का है, यानी द्वितीयक संसाधन का है। क्वेश्चन में प्राथमिक पूछा गया था तो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। सी ऑप्शन भी आप देख लो, सीड है मैंने बताया था द्वितीयक संसाधन है, एयर है वो प्राथमिक है, और वाटर है वो भी प्राथमिक है। ये इसमें तो फर्स्ट प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही है, तो सी तो इसलिए सही नहीं है। डी में देखो लैंड है वो प्राकृतिक है, फर्टिलाइजर है वो मतलब मैन मेड है, तो लैंड है वो प्राइमरी है, फर्टिलाइजर है वो सेकेंडरी है, फिर वाटर दिया हुआ है वो प्राइमरी है। तो इनमें से जो ए ऑप्शन है वो प्राथमिक का है और बी ऑप्शन है वो द्वितीयक का है। ए ऑप्शन है वो प्राइमरी का है, बी ऑप्शन है वो सेकेंडरी का है। तो अच्छे से ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, हैवी प्रूनिंग इज नीडेड फॉर, मतलब बहुत ज्यादा काट छांट की किसमें आवश्यकता होती है, बारी छंटाई की आवश्यकता होती है। प्रूनिंग तो आप जानते हो ना, पौधे को शुरुआती अवस्था में काट छांट करके उसको एक आकार और आकृति देते हैं, उसको तो ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है, संधाई बोलते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अनावश्यक शाखाओं को काटते रहते हैं, और ट्रेनिंग द्वारा दिए गया जो ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आजीवन जो काट छांट करते हैं उसको हम प्रूनिंग या छंटाई या फिर काट छांट बोल देते हैं। तो इन फल वृक्षों में से, इन फल वाले पौधों में से कौन से प्लांट को सबसे ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा प्रूनिंग किसमें करनी पड़ती है? ए ऑप्शन है बेर, बी ऑप्शन है मैंगो, सी ऑप्शन है पीच।
पीच का मतलब होता है आड़ू और पपाया। इन चारों में से ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता किसको होती है, हैवी प्रूनिंग की नीड किसको होती है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी बेर को ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे बेर है, फालसा है, उसके अलावा मैं बात करूं करोंदा है, ये ऐसे प्लांट है जिनको हैवी प्रूनिंग की नीड पड़ती है ना। सिट्रस को भी हैवी प्रूनिंग की नीड होती है। नेक्स्ट अपने बात करें 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पर्पज ऑफ डी हॉर्निंग। देखो डी हॉर्निंग का उद्देश्य क्या है। अब सबसे पहली बात तो डी हॉर्निंग होती क्या है। एक तो पशुओं में करते हैं डी हॉर्निंग, वो नहीं पौधों की डी हॉर्निंग की बात चल रही है। पशुओं में सींगों को हटाना डी हॉर्निंग कहलाता है ना, और सींग कलिकाओं को हटाना डिसबडिंग कहलाता है। वो पशुओं की बात कर रहे हैं अपने ना, लेकिन यहाँ पौधों की बात है डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग का मतलब होता है जो मैच्योर ब्रांचेज होती है उनको कुछ को हटा दिया जाता है, कुछ जो मैच्योर ब्रांचेज होती है उनको हटा दिया जाता है, उसको डी हॉर्निंग कहा जाता है। एक प्रूनिंग का ही प्रकार होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है टू इंक्रीज फ्रूटिंग, फलन को बढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन है फलन को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। बी ऑप्शन है टू इंड्यूस फ्लावर, पुष्पन को बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू इंड्यूस ब्रांचेस, शाखाओं को बढ़ाने के लिए। और डी ऑप्शन है टू इंड्यूस स्पर्श, यानी स्पर्श जो होते हैं उनको प्रेरित करने के लिए। तो जो अपने डी हॉर्निंग होता है उसका क्या ऑब्जेक्ट होता है? डी हॉर्निंग का उद्देश्य होता है कि ज्यादा पुष्पन आए, है ना, पुष्पन को बढ़ाने के लिए की जाती है। बी ऑप्शन राइट होगा। चौथा जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे अपने चले 5th नंबर क्वेश्चन देखो, पोलार्डिंग ऑफ ट्री प्रोड्यूस। पोलार्ड किया गया पौधा उत्पन्न करता है। पोलार्ड किया गया पौधा मतलब किस तरह की शाखाएं उत्पन्न करेगा? क्वेश्चन यहां पे इस तरह से पूछा गया है। ए ऑप्शन है सिंगल ब्रांच उत्पन्न करेगा। बी ऑप्शन है डायरेक्शनल ब्रांच, यानी एक दिशा में अपने कोई शाखा को ले जाना है वो उत्पन्न करेगा। सी ऑप्शन है डेंस ब्रांच, यानी बहुत सारी शाखाएं उत्पन्न करेगा। डी ऑप्शन है थिन ब्रांचेस, यानी बहुत कम शाखाएं उत्पन्न करेगा। इनमें से कौन सा मतलब पोलार्डिंग का उद्देश्य है? पोलार्डिंग एक प्रूनिंग का टाइप होता है। क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो पोलार्डिंग का उद्देश्य क्या है बता देता हूं। यहाँ डेंस ब्रांचेस प्रोड्यूस करना, यानी बहुत ज्यादा शाखाएं उत्पन्न करना, ये पोलार्डिंग का उद्देश्य होता है। पोलार्डिंग एक प्रूनिंग का प्रकार होता है। पोलार्डिंग और कोपाइसिंग होती है, ये फॉरेस्ट के अंदर पॉपुलर होते हैं। पोलार्डिंग और कोपाइसिंग होते हैं, ये फॉरेस्ट के अंदर पॉपुलर होते हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूं पोलार्डिंग और कोपाइसिंग क्या है। ये तो कोपाइसिंग है और ये इधर वाला पोलार्डिंग है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोपाइसिंग है और ये क्या है? पोलार्डिंग है। कोपाइसिंग क्या होता है? ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर, जमीन से थोड़ा सा ऊपर अपने तने को काट देते हैं जिससे बहुत सारे तने निकल जाते हैं। बायोमास ज्यादा लेने के लिए या जलाने की ज्यादा लकड़ी उत्पन्न करने के लिए कोपाइसिंग की जाती है। पोलार्डिंग है वो क्या है? लगभग अपने बात करें तो अगर हाइट की मैं बात करूं तो 8 से 10 फीट की हाइट पे, 8 से 10 फीट की हाइट से तने की जो मुख्य शाखाएं होती है इससे को काट दी जाती है, जिससे बहुत सारी शाखाएं आती है, डेंस शाखाएं आती है, बहुत सारी शाखाएं आती है, डेंस ब्रांचेज आती है। इसके दो फायदे हैं, एक तो ब्रांचेस डेंस आएगी यानी कैनोपी होगी वो डेंस होगी, और दूसरा जो प्लांट है उसकी हाइट क्या है? कम रह जाती है। तो प्लांट हाइट भी कम रह जाएगी, मैनेज करना भी आसान हो जाएगा, डेंस कैनोपी होगी, प्रोडक्शन बायोमास है वो भी अच्छा हो जाएगा। बाद में जो ये स्टेम है इसको हम एज ए फर्नीचर यूज कर सकते हैं, इमारती लकड़ी के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये कोपाइसिंग और पोलार्डिंग है, ये ज्यादातर फॉरेस्ट के अंदर पॉपुलर होती है। तो यहां क्वेश्चन था पोलार्डिंग का उद्देश्य क्या? पोलार्डिंग का उद्देश्य क्या होता है? डेंस ब्रांचेस प्रोड्यूस करना और प्लांट की हाइट को मेंटेन क्या हाइट को छोटा करना ना, ड्वार्फिंग इफेक्ट देना उसमें, ये पोलार्डिंग का उद्देश्य। तो ड्वार्फिंग वाला तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो डेंस ब्रांचेस वाला था, तो डेंस ब्रांचेस वाला ही राइट होगा, यानी सघन शाखाओं वाला ही सही होगा। कोपाइसिंग और पोलार्डिंग में कई बार स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाता है, भी कोपाइसिंग और पोलार्डिंग कौन सा होगा, मिक्स हो जाते हैं। तो याद रखें पोलार्ड, किरण पोलार्ड को तो आप जानते ही होंगे, क्रिकेटर जो है ना, अच्छा खासा लंबा चौड़ा आदमी है ना, जो ऊंचा है, ऊंचाई से जो काटा जाता है वो पोलार्डिंग होता है। तो अब बच गया नीचे से जो काटना है वो क्या हो जाएगा? कोपाइसिंग। ये याद रखने की चीजें होती है। कई चीजें अपने को डायरेक्ट याद नहीं रहती है तो हम उसको किसी न किसी चीज के साथ रिलेवेंट कर देते हैं, तो थोड़ा याद रखने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सीडियम फ्रेडिचिलिनम रूट स्टॉक ऑफ गुआवा इज। अमरूद का सीडियम फ्रेडिचिटुलिनम जो मूलवृंत है वो किस तरह का है, उसकी खास बात क्या है, उसको हम किस उद्देश्य से काम में लेते हैं, मूलवृंत लेने का उद्देश्य क्या है?
पहला ए ऑप्शन है कि ये डाइबैक के रेसिस्टेंट होता है, यानी उल्टा सूखा रोग है उसके प्रतिरोधी है। बी है रेसिस्टेंट टू विल्ट, यानी उखट्टा रोग के प्रतिरोधी होता है। सी ऑप्शन है रेसिस्टेंट टू फ्रूट रोट, यानी फल सड़न के प्रतिरोधी होता है। और डी ऑप्शन है रेसिस्टेंट टू नेमेटोड, यानी जो सूत्रकृमि होते हैं उनके प्रतिरोधी होता है। तो सीडियम फ्रेडरी चिटिनेलियम जो होता है ये विल्ट यानी उखट्टा के रेसिस्टेंट होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। जो ये मूलवरंत है इसको लेने का उद्देश्य ये है कि ये जो विल्ट डिजीज है, उखट्टा जो रोग है उसके प्रतिरोधी होता है। अगर हमने ये रूट स्टॉक काम में लिया तो उसमें विल्ट नहीं आएगा, यानी उखट्टा रोग नहीं आने वाला। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है विच इज सुटेबल ऑप्शन एज इंटरक्रॉपिंग इन यंग ऑर्चार्ड। एक नए बाग में अंतर फसल यानी अंतर सस्या, इंटरक्रॉपिंग की बात हो रही है, के रूप में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सबसे उपयुक्त है? बी नया बाग है, हम उसमें इंटरकल्चर करना चाहते हैं, इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं, अंतर सस्य करना चाहते हैं, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रूट क्रॉप, यानी हमें शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रूट क्रॉप है वो इंटरक्रॉपिंग के रूप में, अंतःसस्य के रूप में काम में लेनी चाहिए। बी ऑप्शन है फील्ड क्रॉप, यानी जो सस्य विज्ञान की फसलें उनको काम में लेना चाहिए। सी ऑप्शन है शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम, छोटे काल की लेग्यूम फसलों को काम में लेना चाहिए। और डी ऑप्शन है फोडर क्रॉप, चारे वाली फसलें लेना चाहिए। तो नए बाग के अंदर हमें किस तरह की जो फसलें हैं, किस तरह की जो क्रॉप्स है वो इंटरक्रॉपिंग के रूप में काम में ली जा सकती है। इंटरक्रॉपिंग में एक चीज हमेशा आप दिमाग में बना के रखिए कि अगर हम जो सबसाइडरी क्रॉप लगाने जा रहे हैं या फिर जो एडिशनल क्रॉप लगाने जा रहे हैं, अगर वो लेग्यूम हो तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहां लेग्यूम का आपके पास ऑप्शन है, शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम क्रॉप है, वो ही ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन राइट होगा। जब भी इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो मेन क्रॉप के साथ जो एक्सेसरी क्रॉप होती है या जो सबसाइडरी क्रॉप होती है वो अगर लेग्यूम होती है तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। तो मेन क्रॉप को वो न्यूट्रिएंट भी प्रदान करेगी, यानी मुख्य फसल है उसको पोषक तत्व भी प्रदान करेगी, वो कंपटीशन नहीं करने वाली। ऐसा जो इंटरक्रॉपिंग होता है, अंतःसस्य होता है, वो लाभदायक होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट होगा। ये आप देख रहे हैं ऑर्चार्ड है और ऑर्चार्ड के बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम क्रॉप लगी हुई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे अपने चले। डोगरिज इज ए रूट स्टॉक ऑफ, डोगरिज है वो किसका मूलवरंत है? ए ऑप्शन है पीच, बी ऑप्शन है पियर, सी ऑप्शन है पाइनएप्पल और डी ऑप्शन है ग्रेप्स। देखो जो डोगरिज मूलवरंत है वो ग्रेप्स का मूलवरंत है, यानी ग्रेप्स का रूट स्टॉक है। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट होगा। डोगरिज की अगर बात करें तो इसकी जो खास बात होती है वो क्या होती है? जनरली ये जो सेलाइन सॉइल होती है उनके लिए टॉलरेंट होता है, सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल होती है उनके लिए टॉलरेंट होता है, सारीय लवणीय सारीय मृदाओं के प्रति सहनशील होता है। उसके अलावा नेमेटोड के लिए भी रेसिस्टेंट होता है, सूत्रकृमि के लिए, और उसके अलावा जो फ्लेक्जोरा डिजीज होता है उसके लिए भी रेसिस्टेंट होता है, इसलिए इसको ग्रेप्स में जनरली काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ बेरीज, बेर का खाने योग्य भाग कौन सा है? ए ऑप्शन है मीजोकार्प, बी ऑप्शन है एंडोकार्प, सी ऑप्शन है थैलेमस और डी ऑप्शन है पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है? देखिए एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्सोकार्प को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति, इन तीनों को मिला के अपने क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। तो बेर में जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा है? पेरिकार्प होता है। अच्छे से याद रख लेना इसको। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलें तो अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर अगला क्वेश्चन है बॉटम हीट टेक्निक इज डन इन। बॉटम हीट जो टेक्निक है ये प्रोपोगेशन की टेक्निक है, ठीक है। जो सॉइल मीडिया होता है उसमें हीट जनरेट की जाती है जिससे रूटिंग होती है वो जल्दी हो जाती है, जिसको अपने बॉटम हीट टेक्निक बोलते हैं। बॉटम हीट तकनीक किस में काम में ली जाती है? ए ऑप्शन है ओलाइव, है ना, जैतून, बी ऑप्शन है पियर, नाशपाती, सी ऑप्शन है ऑनला यानी आंवला और डी ऑप्शन है लेमन। इनमें से कौन से फल के अंदर अपने बॉटम हीट टेक्निक है उसको काम में लेते हैं? तो हम आंवला को काम में लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में जाएं तो अगला क्वेश्चन है विच इज बेस्ट रूट स्टॉक कंसिडरिंग डिजीज फ्री टोमेटो। विच इज बेस्ट रूट स्टॉक कंसिडरिंग डिजीज फ्री टोमेटो। रोग मुक्त टमाटर को देखते हुए सबसे अच्छा मूलवरंत कौन सा होता है? टमाटर के लिए ऐसा कौन सा मूलवरंत काम में लिया जा सकता है जो रोग मुक्त होता है, उसमें डिजीज नहीं होता है?
ए ऑप्शन है सोलेनम नाइग्रम, बी ऑप्शन है सोलेनम अमेरिकनम, सी ऑप्शन है सोलेनम मेमोसम और डी ऑप्शन है सोलेनम मेलोजेना। तो देखो, अगर आप डिजीज फ्री टोमेटो रूट स्टॉक पे जाएं, यानी रोग मुक्त टमाटर के मूल वर्ण पे जाएं, तो वो होता है सोलेनम नाइग्रम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है, बहुत बार अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है द बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री वाज पब्लिश बाय। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री पुस्तक है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? बहुत ही पॉपुलर बुक है, इनका तो आप नाम जानते ही होंगे। ए ऑप्शन है वॉन हेलमोंट, बी ऑप्शन है ग्रेगर जोहन मेंडल, सी ऑप्शन है जेथरो टूल और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ए ऑप्शन आपका वॉन हेलमोंट, बी ऑप्शन है ग्रेगर जोहन मेंडल और सी ऑप्शन है जेथरो टूल। तो हॉर्स होइंग जो हस्बेंड्री है वो किताब जेथरो टूल द्वारा लिखी गई थी 1731 में। 1731 के अंदर ये प्रकाशित हुई थी, जेथरो टूल ने लिखी थी। इसमें बहुत सारे शब्द सामने आए थे, वीड खरपतवार आया था, जीरो टिलेज यानी शून्य भूपरिष्करण शब्द आया था। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई थी। उसके अलावा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से संबंधित भी इसमें बहुत सारे रिसर्च से रिलेटेड यहाँ प्रकाशन भी इसके अंदर था। तो ये काफी पॉपुलर बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? जेथरो टूल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकली मैंगो हॉपर कैन बी कंट्रोल्ड बाय, यानी जैविक रूप से या जैविक नियंत्रण से मैंगो हॉपर यानी जो आम का फुदका होता है को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इनमें से किसके द्वारा अपने आम का जो फुदका होता है मैंगो हॉपर उसका हम जैविक नियंत्रण कर सकते हैं? ए ऑप्शन है सुडोमोनास के द्वारा, बी ऑप्शन है बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस के द्वारा, सी ऑप्शन है बेयूवेरिया बेसियाना बियोवेरिया बेसियाना और डी ऑप्शन है टी बैक्टीरिया। तो इनमें से ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको अपने मैंगो हॉपर यानी जो आम का फुदका होता है उसके नियंत्रण के काम में लेते हैं? तो इसके लिए अपने काम में लेते हैं आम के फुदके के नियंत्रण के लिए बियोवेरिया बेसियाना, यानी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये एक फंगस है जो डिजीज फैलाता है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आम के अंदर जो सबसे खतरनाक कीट है एक तो मिलीबग है और एक आम का फुदका है। ये दो कीट है वो आम में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैंगो हॉपर और मिलीबग है वो ही मैंगो के सबसे सीरियस इंसेक्ट होते हैं। तो मैंगो हॉपर के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए अपने ब्यूवेरियाना बेसियाना जो फंगस है उसको काम में लिया जाता है। ये जो फंगस होता है ये इनके अंदर डिजीज फैलाता है और इनको मार देता है, खत्म कर देता है। ये देख सकते हो आप, है ना। देखो, ब्यूवेरिया बेसियाना इज ए फंगस दैट ग्रो नेचुरली इन द सोइल थ्रू द वर्ड एंड एक्ट एज ए पैरासाइट ऑन द वेरियस ऑर्थोपोड स्पीसीज, यानी ये पूरे वर्ल्ड के अंदर मिट्टी में उगने वाला एक कवक है जो बहुत सारे ऑर्थोपोड्स के अंदर रोग फैलाता है। कोजिंग व्हाइट मस्करेडाइन डिजीज। मस्करेडाइन डिजीज जो होती है वो जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके अंदर फैलाता है और उनको मार देता है। तो जो मैंगो हॉपर होता है, आम का फुदका होता है, उसके जैविक नियंत्रण के लिए अपने ब्यूवेरिया बेसियाना कवक काम में लेते हैं। जो व्हाइट मस्करेडाइन जो डिजीज होता है वो आम के फुदके में फैलाता है जिससे आम का फुदका है वो खत्म हो जाता है। ये एक जैविक नियंत्रण की विधि है। आप ये देख सकते हो, इस तरह का फंगस होता है जो डिजीज फैला के ऑर्थोपोड्स को खत्म करने का काम करता है। स्पेशली मैंगो हॉपर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। The Annals of Agriculture was published by। Annals of Agriculture जो पुस्तक है, बुक है, वो किसने प्रकाशित की थी? Annals of Agriculture किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ए ऑप्शन है जेथरो टूल, बी ऑप्शन है ऑर्थर यंग और सी ऑप्शन है वॉल हेलमोंट और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इनमें से किसने एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया था? ये बुक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रकाशन किया था ऑर्थर यंग ने किया था। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर है वो ऑर्थर्स यंग ने प्रकाशित की थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द टर्म यूज फॉर मीट ऑफ रैबिट। जो रैबिट होता है यानी खरगोश होता है, उसके मांस के लिए कौन सा शब्द अपने काम में लेते हैं? ए ऑप्शन है पोरक, बी ऑप्शन है मटन, सी ऑप्शन है
वेनिसन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखो जाहिर सी बात है, खरगोश का जो मांस होता है उसको वेनिसन कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन है यानी पोरक, पोरक किसके मांस को कहा जाता है? सुअर के मांस को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो मटन है वो भेड़ के मांस को कहा जाता है। यहां पूछा गया था खरगोश के, तो खरगोश के मांस को वेनिसन कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोकल्चर, सिंगल क्रॉप ग्रोन ओवर ए लार्ज एरिया। इसे मोनोकल्चर के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली एकल फसल। तो मोनोकल्चर का उदाहरण कौन सा इनमें से, ये पूछा गया। मोनोकल्चर का मतलब होता है लगातार आप बड़े क्षेत्र में या लगातार किसी खेत में एक ही फसल को लेते जा रहे हैं, तो वो क्या है? मोनोकल्चर है। यहाँ ए ऑप्शन है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, यानी जो अनाज की और दलहन का जो उत्पादन होता है उसमें तो फसलें बदलती रहती हैं, तो मोनोकल्चर तो हुआ ही नहीं। बी ऑप्शन है प्लांटेशन फार्मिंग, रोपित फसलें। ये बहुवर्षीय होती है और ये तो लगातार एक जैसी फसल खेत में लगी रहती है। तो एक जैसी फसल अगर खेत में लगी रहती है वही मोनोकल्चर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके अलावा मल्टीपल फार्मिंग है, मल्टीपल फार्मिंग तो बहुत सारी फसलें लगती है, तो जाहिर सी बात है अपने इसको मोनोकल्चर में नहीं रखेंगे। मिक्स फार्मिंग है, इसके अंदर भी अपने बहुत सारी फसलें लगती है, इसको भी अपने मोनोकल्चर में नहीं रखते हैं। तो इन चारों में से मोनोकल्चर का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो प्लांटेशन फार्मिंग है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। द बुक एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाज पब्लिश्ड बाय। एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एक पॉपुलर किताब है, पॉपुलर पुस्तक है, जो किसने प्रकाशित की थी? पुस्तक एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ए ऑप्शन है जस्टिन वॉन लीबेक, बी ऑप्शन है थॉमस एंडरसन, सी ऑप्शन है वॉन हेलमोंट और डी ऑप्शन है जेबी लॉस। इनमें से किसने एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो पुस्तक है वो प्रकाशित की थी? आप देख सकते हैं ये पुस्तक है, ऊपर राइटर का भी नाम लिखा हुआ है, थॉमस एंडरसन। तो थॉमस एंडरसन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी ऑप्शन है। तो एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो पुस्तक प्रकाशित की थी वो थॉमस एंडरसन ने प्रकाशित की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलें। अगला क्वेश्चन है द ऑप्टिमल पीएच रेंज फॉर मोस्ट प्लांट्स इज बिटवीन। अधिकांश पौधों के लिए इष्टतम पीएच रेंज होती है, यानी अधिकांश फसलों को हम किस पीएच रेंज पे लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो क्रॉप है उनको अपने किस पीएच पे लगाया जा सकता है? तो मोस्ट ऑफ जो फसलें हैं उनको अपने 5.5 से 7 पीएच पर लगा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। द ऑप्टिमल पीएच रेंज फॉर मोस्ट प्लांट्स आर बिटवीन। अधिकांश पौधों के लिए इष्टतम पीएच रेंज के बीच होती है 5.5 से 7 के बीच में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग सभी फसलें होती है वो इस पीएच पर। अब आपके दिमाग में एक चीज आती होगी, भी जो 7 से नीचे का पीएच है, यानी 5.5 तक का पीएच है, 5.5 से 7 के बीच का है, वो तो एसिडिक कंडीशन होती है। 7 से 6.5 वाला तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम अधिकांश फसलों में लिखते हैं कि 6.5 से 7.5 पीएच मान होता है, वो बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ 5.5 से 6.5 को भी तो हमने इसमें शामिल किया है। देखो, जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होती है, यानी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अच्छा होता है, वो ज्यादा उर्वर होती है। और ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें बहुत सारे कार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, प्रोसेनिक एसिड है, इस तरह के बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं। तो मृदा में वो कैसे प्रभाव डालेंगे? अम्लीय प्रभाव डालेंगे। तो जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, वो तो एसिडिक तो होती ही होती है, तभी तो वो फर्टाइल होती है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है। तो इसलिए अधिकांश जो फसलें हैं उनके लिए जो उपयुक्त पीएच मान होता है वो 5.5 से 7 होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नो डाउट 6.5 से 7.5 पीएच मान जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे थोड़ा पीएच भी घटता जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ क्रॉप के लिए जो सुटेबल पीएच माना जाता है वो 5.5 से 7 माना जाता है। और अगर हम यहाँ फ्रूट क्रॉप की बात करते तो फ्रूट क्रॉप में सिर्फ 6.5 से 7.5 का पीएच होता है, वही सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मर्करी बैरोमीटर वाज डिस्कवर्ड बाय। जो मर्करी बैरोमीटर है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? पारा बैरोमीटर के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है टोरिसेली, बी ऑप्शन है अरिस्टोटल, सी ऑप्शन है प्लिनी और डी ऑप्शन है गैलीलियो। देखो, इनमें से जो मर्करी बैरोमीटर है
उसका सिद्धांत किसने दिया या इसको किसने विकसित किया? आपको पता हो तो बैरोमीटर है वो वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने के काम में लिया जाता है। तो जो बैरोमीटर है उसके सिद्धांतों की डिस्कवरी है, उसके जो प्रिंसिपल है उसकी डिस्कवरी टोरिसेली जो है उन्होंने की थी। ए ऑप्शन राइट होगा। टोरिसेली जो साइंटिस्ट है उन्होंने मर्करी बैरोमीटर है उसके सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है ए रेनी डे कोल्ड व्हेन रेनफॉल रिसीव इन 20 आवर्स, यानी एक वर्षा का दिन रेनी डे किसे कहेंगे? 24 घंटे में कितनी बारिश हो कि हम उसको रेनी डे कह सकते हैं? ए ऑप्शन है 2.5 mm से ज्यादा, बी ऑप्शन है 3 mm से ज्यादा, सी ऑप्शन है 5 mm से ज्यादा और डी ऑप्शन है 1 mm से ज्यादा। कितने से ज्यादा बारिश हो एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर कि हम उसको रेनी डे बोल सकें, वर्षा का दिन बोल सकें। तो अगर एक दिन में 2.5 mm 5 mm मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो उसको रेनी डे बोलेंगे। अगर उससे कम बारिश होती है तब हम उसको रेनी डे नहीं कहते हैं। किसी दिन अगर रेनफॉल 2.5 mm से ज्यादा रिसीव किया जाता है तो वो रेनी डे, अदरवाइज वो रेनी डे नहीं कहलाता है, वर्षा का दिन नहीं कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। उसके साथ एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर किसी दिन वर्षा की मात्रा 5 mm से ज्यादा प्राप्त की जाती है यानी 5 mm से ज्यादा रेनफॉल रिसीव किया जाता है तो उसको क्रॉप रेनी डे कह सकते हैं, फसल वर्षा दिन कह सकते हैं। सीधा रेनी डे यानी सीधा वर्षा का दिन, वर्षा का दिन किसे कहेंगे? 2.5 mm से ज्यादा बारिश अगर एक दिन में प्राप्त की जाती है तो, यानी मोर देन 2.5 mm रेनफॉल है वो एक दिन के अंदर रिसीव किया जाता है। और अगर रेनफॉल 5 mm से ज्यादा रिसीव किया जाता है तो हम उसको क्रॉप रेनी डे बोल सकते हैं, फसल वर्षा का दिन कह सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे अपने चलें, 21 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट कमर्शियल वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1942-8। भारत में पहली व्यावसायिक सब्जी बीज उत्पादन इकाई 1942 में कहां पर स्थापित की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है क्वेटा, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है नीलगिरी और डी ऑप्शन है पुस्सा। तो कहां पर सबसे पहले सब्जियों के बीज उत्पादन की इकाई स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी क्वेटा के अंदर। देखो क्वेटा जो है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है ना। 1942 में तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो भारत के अंदर ही अपने बात करेंगे उस समय की। अब ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान की 10 बड़ी सिटियों में से एक सिटी है क्वेटा, है ना। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। भारत में सबसे पहले बीज उत्पादन की जो यूनिट एस्टैब्लिश की गई थी 1940 के अंदर, वो क्वेटा के अंदर की गई थी, जो फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। न्यू सीड पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन, नई बीज नीति कब शुरू की गई थी? ए ऑप्शन है 1982, बी ऑप्शन है 1992, सी ऑप्शन है 1988 और डी ऑप्शन है 2002 यानी 2002। तो न्यू सीड पॉलिसी है वो 2000 में आई थी, है ना, 2000 में लागू की गई थी। एक होता है, एक है न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, वो 1988 में आई थी। गौर से सुनना, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट वो 1988 में आई। यहां पूछा गया न्यू सीड पॉलिसी, तो न्यू सीड पॉलिसी है वो 2002 के अंदर आई थी। डी ऑप्शन इसका राइट है। ये न्यू सीड पॉलिसी क्या थी? अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। मैं मोटा मोटा बता देता हूं आपको। देखो, नेशनल सीड पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 2002 raise the India share in the global seed trade by facilitating advanced scientific aspects such as the biotechnology to farmers, and in March 2002 first transgenic BT cotton was approved for the commercial cultivation in India। देखो बीटी कॉटन का जो बीटी कॉटन सबसे पहले जो कमर्शियली इंडिया में अप्रूव हुआ था कल्टीवेशन के लिए, वो मार्च 2002 में हुआ था। तो उस समय क्या है, सीड के मामले में अपने देश का एक अलग रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करने के लिए, एक मतलब ग्रोथ करने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए न्यू सीड पॉलिसी आई थी ना 2002 के अंदर। इसमें यह था कि द पॉलिसी इंकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट वेराइटी, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो नई वेराइटियां हैं उन पर रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, उस पर बहुत अच्छा काम करें, फिर सीड प्रोड्यूस करें। The right empowered to various bodies for the regulation the quality of seed produce, distribution and the providing the variety protections। देखो
क्वालिटी सीड है वो प्रोड्यूस किया जाए, लोगों तक वितरण हो, और जो अच्छी वेराइटियां हैं उनका मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, उनका प्रोटेक्शन हो। इसके लिए जो बहुत सारी रेगुलेशन बॉडियां हैं उनको पावर दी गई, यानी उनको अधिकार दिए गए और उनको अच्छे रूप से संचालन का प्लान किया गया। Promotion of the seed village scheme to increase the production and make available the seed in time as well as upgrading the quality of farmer save seeds। तो सीड विलेज स्कीम है उसको प्रमोट किया गया ताकि किसानों को समय पर सही मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का बीज मिल सके। ये 3 पॉइंटों पर विशेष ध्यान था, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दे कि क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करे। दूसरा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में सीड प्रोड्यूस करते हैं वो हर लेवल पर क्वालिटी मेंटेन रखे, इसके लिए रेगुलेशन बॉडी है वो मतलब तैयार की गई। और तीसरा जो है विलेज सीड विलेज स्कीम है उसको बढ़ावा दिया गया। सीड विलेज स्कीम में यह था कि अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस करके समय पर किसानों को मिले और सही मात्रा में उनको मिले। तो इन चीजों के लिए ये नेशनल सीड पॉलिसी है, ये 2002 के अंदर आई थी। जो न्यू सीड पॉलिसी है उसी को अपने नेशनल सीड पॉलिसी 2002 कहते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था न्यू पॉलिसी फॉर सीड डेवलपमेंट, वो 1988 के अंदर आई थी, 1988 में आई थी। और न्यू सीड पॉलिसी है वो 2002 के अंदर आई थी, जिसको हम नेशनल सीड पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम नेशनल सीड पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ ले कि नेशनल सीड पॉलिसी 2002 या फिर न्यू सीड पॉलिसी 2002 जो है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या, मैंने आपको इसके 3 ऑब्जेक्ट बता दिए। या आपसे पूछ ले नेशनल सीड पॉलिसी या न्यू सीड पॉलिसी है कब आई थी, ये 2002 के अंदर आई थी। नेक्स्ट अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है इन 5 मास्टर ओरिजिन विच ओरिजिन इज कॉल्ड इल्यूवियल और वॉश आउट ओरिजिन। 5 जो मर्दा के मास्टर संस्तर होते हैं, मर्दा जो प्रच्छेदिका होती है उसमें जो 5 मास्टर संस्तर होते हैं O A E B C है ना, इनमें से किस संस्तर को अपने एल्यूवियल या वॉश आउट संस्तर कहते हैं। ऑप्शन है A B E या फिर ये सारे, इनमें से किसको अपने एल्यूवियल या वॉश आउट संस्तर कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ई ओरिजिन को अपने इल्यूवेशन ओरिजिन या फिर वॉश आउट संस्तर कहेंगे। बट अगर मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल बताना चाहूं तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ओ जो संस्तर है वो तो सिर्फ फॉरेस्ट सॉइल के अंदर ही देखने को मिलता है। उसके बाद नीचे आता है ए संस्तर, इसमें कार्बनिक पदार्थ अच्छा होता है जिस वजह से ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है जिस वजह से इसका कलर होता है वो डार्क होता है। उसके बाद नीचे आता है ई ओरिजिन जिसको हम इल्यूवेशन ओरिजिन भी कहते हैं। इसमें से जो पानी होता है उसके साथ सेक्सु ऑक्साइड है या बहुत सारे साल्ट वगैरह है वो घुल कर नीचे चले जाते हैं, बी में चले जाते हैं। इस वजह से इसका जो कलर होता है वो लाइट हो जाता है। जो ये लीचिंग हो रही है इसको हम इल्यूवेशन कहते हैं और इसीलिए इस ओरिजिन को ई ओरिजिन कहा जाता है या वॉश आउट ओरिजिन कहा जाता है। यहां से जो मटेरियल वॉश आउट हुआ है वो बी ओरिजिन में जाके जमा हो जाता है जिसको हम इल्यूवेशन कहते हैं। आई से स्टार्ट होता है इस पर, ठीक है, और ये ई से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए। ये एल्यूवेशन है, ये इल्यूवेशन है। तो इल्यूवेशन तो बी को बोलेंगे और एल्यूवेशन ई संस्तर को कहा जाता है। यानी निक्षालन संस्तर है वो ई को कहा जाता है और निक्षेपण है वो बी को कहा जाता है। ठीक है, बाकी तो सॉइल प्रोफाइल के अंदर मैंने आपको ये डिटेल से बता दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है द पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड। देखो जैसे मान लो कि ये पहाड़ है, यहां से चट्टान टूटी, चट्टान टूटने के बाद ये नीचे की तरफ लुढ़क गई। क्यों लुढ़क गई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। तो कहने का मतलब चट्टानों की गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन की जाने वाली पेत्रक सामग्री को कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो मूवमेंट होती है नीचे की तरफ, आपने देखा हो चट्टान टूटने के बाद उसके कुछ टुकड़े होते हैं वो लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो ये जो चट्टानों का जो अवशेष है, चट्टानों के जो टुकड़े हैं, रॉक्स पार्टिकल है जिनको अपने पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, ये ट्रेवल करते हैं, ये ट्रेवल करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है ल्यूस्ट्राइन, बी ऑप्शन है कोल्यूवियम, सी ऑप्शन है एल्यूवियम और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो ल्यूस्ट्राइन जो होता है वो झील जो होती है उसके पानी के साथ अगर कोई मटेरियल ट्रेवल करता है तो उस पेरेंट मटेरियल, उस पेत्रक पदार्थ को अपने ल्यूस्ट्राइन कहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करता है तो उसको अपने कोल्यूवियम बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होगा।
चट्टानों के टूटने के बाद जो पैतृक पदार्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से अगर मूवमेंट कर रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो उस मटेरियल को अपने कोलिवियम मटेरियल कहा जाता है। और अगर वो पानी के साथ बह के जाता है, नदी नालों नहरों के पानी के साथ बह के जाता है, तब हम उसको एल्यूवियम कहते हैं। बट यहां तो पूछा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो उसको अपने कोलिवियम कहेंगे, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट आप देखना चाहो तो कोलिवियम मैंने आपको बता दिया, एल्यूवियम बता दिया, ल्यूस्ट्राइन मैंने आपको बता ही दिया है, जो झील वगैरह होते हैं। एक होता है मोराइन। मोराइन जो होता है, जो समुद्र का जो पानी होता है उसके साथ ट्रेवल करता है, उसको मोराइन कहते हैं। और एक होता है जो हवा के साथ ट्रेवल करता है, उसको एलोइन कहते हैं। विंड के साथ जो ट्रेवल करता है उसको एलोइन कहा जाता है। तो यहां मैंने आपको एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप नोट करके चलिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल, या फिर अपने बोल सकते हैं टॉप सॉइल। यहां टॉप सॉइल लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम टॉप सॉइल एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेक्स ऑक्साइड इन टॉप सॉइल इज नोन एज। मिट्टी की ऊपरी परत से सिलिका के निक्षालन और सेक्स ऑक्साइड के संचय के रूप में जाना जाता है। ऊपर का जो सॉइल है वो टॉप है और नीचे का जो सॉइल है वो सब सॉइल है। ये कह रहा है कि ऊपर से तो सिलिका नीचे चला गया है और ऊपर जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इस तरह के जो सेक्स ऑक्साइड है वो इकट्ठे हो गए हैं। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन ये कहता है कि इसको पोडोजोलाइजेशन कहते हैं। बी ऑप्शन है ये कहता है लेटराइजेशन कहते हैं। सी ऑप्शन ये कहता है जेसन कहते हैं। और डी ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों ही कहा जाता है, पोडोजोलाइजेशन या फिर लेटराइजेशन, दोनों ही कहा जाता है। देखो पोडोजोल मृदा का बनना, पोडोजोल जो मृदा होती है उसका बनना पोडोजोलाइजेशन कहलाता है। जहां पर कोनिफर वेजिटेशन होती है वहां पर बनती है पोडोजोलाइक, जो पोडोजोल सॉइल होती है वहां, उस प्रोसेस को अपने पोडोजोलाइजेशन कहा जाता है। तो ये तो नहीं है, कैसी कंडीशन तो बताई नहीं है कोनिफर वाली, ठीक है। दूसरा लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में सिलिका नीचे चली जाती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में सेक्स ऑक्साइड घुल के नीचे जाते हैं, सिलिका ऊपर रहती है। बट यहां उल्टा है, सिलिका नीचे जा रही है, सेक्स ऑक्साइड है वो ऊपर रह रहे हैं। इस प्रोसेस को हमने लेटराइजेशन कहा। इससे क्या होता है, ऊपर आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड तो कलर देगा नहीं, आयरन ऑक्साइड है वो रेड कलर देगा। तो ऊपर की मिट्टी रेड कलर की और कठोर हो जाएगी, कठोर परत बन जाएगी, जो बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। ये जनरली वहां पर देखने को मिलता है जहां हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, यानी गर्म व आर्द्र, बहुत ज्यादा गर्म व आर्द्र स्थिति होती है, वहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रोसेस को अपने लेटराइजेशन कहते हैं। ये जो मिट्टी बन रही है लाल रंग की, कठोर होती है, जब सूखती है तो बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलती है। इस मृदा को लेटराइट मृदा कहेंगे। ये बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, ईंटें वगैरह, टाइल्स वगैरह बनाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। जो लेटराइट शब्द है ना वो आया लैटिन वर्ड से है, उसका मतलब होता है ब्रिक्स, यानी ईंट। ईंटें बनाने के लिए बहुत बढ़िया, इसलिए लेटराइट सॉइल बोल दिया अपने इसको। और इसके बनने की प्रक्रिया वो लेटराइजेशन कहलाती है। और गेलाइजेशन कहते हैं। गेलाइजेशन जो होता है, जो गेलाई सॉइल्स होती है उसका बनना क्या कहलाता है? गेलाइजेशन कहलाता है। ये सारा का सारा सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था। और ए और बी दोनों होने के तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेटराइजेशन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, स्लेट इज मेटामॉर्फिज्म फ्रॉम विच रॉक। जो स्लेट है वो किस चट्टान से उसका कायांतरण हुआ है? स्लेट है वो रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक चट्टान है। बट बनी किससे है वो? ए ऑप्शन है सेल से बनी है, बी ऑप्शन है सैंडस्टोन से बनी है, सी ऑप्शन ग्रेनाइट से बनी है और डी ऑप्शन डोलोमाइट से बनी है। तो जो स्लेट है वो सेल से बनी है, ए ऑप्शन राइट है। स्लेट है वो मेटामॉर्फिक चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, जिसका निर्माण सेल से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज। जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी असमान जो अणु होते हैं, उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण, यानी उन दोनों का आपस में चिपकना, जैसे पानी और मिट्टी के कण का चिपकना। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है अट्रैक्शन, बी ऑप्शन है कोहिजन, सी ऑप्शन है एडहिजन और डी ऑप्शन है फ्लोक्यूलेशंस। तो अपने दो जो डिफरेंट टाइप के अणु है, अलग अलग जो अणु है, उनका आपस में आकर्षण चिपकना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन अट्रैक्शन यानी आकर्षण, बी ऑप्शन कोहिजन यानी संसंजन,
सी ऑप्शन एडिशन यानी आसंजन, और डी ऑप्शन है फ्लोकुलेशंस। तो क्या कहा जाता है, देखो दो असमान अणु का आपस में चिपकना, आपस में आकर्षण होना एडहेशन कहलाता है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, देखो इस डायग्राम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो दोनों समान है, आपस में जुड़ गए, तो ये क्या है, कोहेजन है। दो समान लोग एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनका कोऑपरेशन है। ये कोऑपरेशन से याद रखो कोहेजन। ठीक है, दो अलग अलग है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, फिर भी आपस में आके जुड़ गए, यानी ये दूसरा बंदा भी आके ऐड हो गया, ऐड से एडिशन। सेम जुड़ रहा है, सेम है वो तो कोऑपरेशन है, और दूसरा जुड़ रहा है वो एडिशन है। ठीक है, तो कोऑपरेशन से कोहेजन याद रखिए, और जुड़ने को अलग जो मॉलिक्यूल्स है उसके जुड़ने को एडिशन याद रखिए। तो उसका राइट आंसर एडिशन था। बाकी तो आप इस इमेज से ही समझ रहे हैं, इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इमेज खुद ही बोल रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, BSc was first synthesized by, BSc को सबसे पहले किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था। देखो पहले तो BSc का पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये किसने संश्लेषित किया था, ये किसने विकसित किया था। ए ऑप्शन है फेराडे ने, बी ऑप्शन है फिंकेन ब्रिंक ने, सी ऑप्शन है जिडलर ने, और डी ऑप्शन है ग्लोवर ने। तो जो BSc है यानी बेंजाइल हेक्साक्लोराइड जो है वो फ्रेडे ने संश्लेषित किया था। ए ऑप्शन राइट है। वैसे तो BSc अभी अपने यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, विच स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस प्रोड्यूस अल्फा टॉक्सिन G1 एंड G2। एस्परजिलस की कौन सी प्रजातियां अल्फा टॉक्सिन G1 और G2 उत्पादित करती है। एस्परजिलस जो है वो प्रॉब्लम करता है, आपने सुना होगा ग्राउंड नट में, मूंगफली में ना, मूंगफली के अंदर अल्फा टॉक्सिन की प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो इस अल्फा टॉक्सिन में अल्फा टॉक्सिन G1 और G2 जो है वो कौन सी प्रजाति विकसित करती है। ए ऑप्शन है एस्परजिलस नाइगर, बी ऑप्शन है एस्परजिलस फ्लेविस, सी ऑप्शन है एस्परजिलस पेरास्टिकस, और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो देखो एस्परजिलस जो है उसकी कौन सी जाति है जो अल्फा टॉक्सिन G1 और G2 संश्लेषित करती है, वो है एस्परजिलस पेरास्टिकस। यानी इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस बरगंडी मिक्सचर यूजिंग द सोडियम कार्बोनेट इन प्लेस ऑफ लाइम। चूने के स्थान पर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके बरगंडी मिश्रण किसने पेश किया था। ठीक है, चूने के स्थान पर सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हुए किसने बरगंडी मिश्रण की खोज की थी। क्वेश्चन ये है। ए ऑप्शन है मेसोन, बी ऑप्शन है नरसिमान, सी ऑप्शन है मिस्टर सिंह, और डी ऑप्शन है PMA मिलार्डेट। तो देखिए जो बरगंडी मिक्सचर जो है वो डिस्कवर किया था मेसोन ने, यानी ए ऑप्शन राइट है। जो बरगंडी मिक्सचर है उसको हम एक कवकनाशी की तरह काम में लेते हैं। बोर्डो मिक्सर, चाबुतिया पेस्ट और बरगंडी मिक्सर जो होते हैं वो फंजीसाइड के रूप में, कवकनाशी के रूप में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बोर्डो मिक्सर टू कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बोले तो ब्लू स्टोन, एंड हाइड्रेट लाइम। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा और हाइड्रेट चूना यानी जिसको अपने बुझा हुआ चूना कहते हैं, का उपयोग करके अंगूर का तुला सीता रोग जो फंगस के कारण होता है को नियंत्रण के लिए बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की। हुआ क्या, यूरोप के अंदर जो तुला सीता रोग है, डाउनी मिल्ड्यू है ग्रेप्स के अंदर, वो आया और उसने ग्रेप्स के अंदर एक तरह से समझ लो, ग्रेप्स जो वाइन यार्ड है, ग्रेप्स के खेत को वाइन यार्ड कहते हैं, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, यूरोप को हिला के रख दिया था। पूरी की पूरी जो वाइन इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई थी। लोग पहले क्या करते थे, फंजीसाइड के रूप में लाइम है उसको यूज करते थे, और यूरोप में लाइम की प्रॉब्लम थी, यूरोप में इतना लाइम था नहीं। तो वहां पे जो PMA मिलार्डेट है उन्होंने क्या किया, उस चूने के साथ साथ कुछ कॉपर सल्फेट भी मिला दिया, और इस तरह से बोर्डो मिक्सर की खोज हुई थी, और बोर्डो मिक्सर की खोज PMA मिलार्डेट ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन। ये बहुत पॉपुलर है बोर्डो मिक्सर जो है ना, पहला जो फंजीसाइड है, प्रथम जो कवकनाशी है उसके रूप में भी जाना जाता है, और कमर्शियली भी इसका अच्छा खासा यूज होता है। ठीक है, और इसके जो नुकसान है वो भी नहीं है।
तो ये जो क्वेश्चन है बोर्डो मिश्रण से रिलेटेड, ये कई तरीके से पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है बोर्डो मिश्रण जो है वो कौन से डिजीज के कंट्रोल के लिए खोजा गया, किसने खोजा, कहां पर खोजा, कौन से रोग के नियंत्रण के लिए खोजा, है ना। तो फ्रांस के जो पीएम में मिलार्डेट थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, यानी फ्रांस में इसकी डिस्कवरी हुई है, हाँ, यूरोप के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें 32 नंबर क्वेश्चन। इन 1942 which of the Indian scientists developed chabutia paste in Almora district UP as a wound dressing fungicide? For this he used copper carbonate, lead oxide and linseed oil. 1942 के अंदर यानी 1942 में किस भारतीय वैज्ञानिक ने अल्मोड़ा जिले यूपी के अंदर, है ना, चाबुतिया पेस्ट को घाव भरने वाले कवकनाशी के रूप में विकसित किया था? उन्होंने कॉपर कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और अलसी के तेल का इस्तेमाल किया था इसको बनाने के लिए। आंसर भी कई सारे आपको यहाँ कई सारे आपकी चीजें क्लियर हो रही है। यानी चाबुतिया पेस्ट है, उसमें क्या क्या डाला जाता है, कहां पर, कौन से जगह पर इसको विकसित किया गया था, कौन से सन में विकसित किया गया था, वो तो क्वेश्चन ही आंसर दे रहा है। जैसे यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और अलसी का तेल इसमें काम में लिया जाता है। बट इसकी खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है मैसोन ने, बी ऑप्शन है नरसिम्हा ने, सी ऑप्शन है सिंह ने और डी ऑप्शन है पीएम में मिलार्डेट ने। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो मिस्टर सिंह ने की थी। सी ऑप्शन इसका राइट है। पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा नाम है यूबी सिंह। यूबी सिंह ने 1942-1943 के अंदर चाबुतिया पेस्ट है उसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है What is the actual ratio of copper carbonate, lead oxide and linseed oil in चाबुतिया पेस्ट? ये सेकंड क्वेश्चन चाबुतिया पेस्ट से रिलेटेड है। चाबुतिया पेस्ट में कॉपर कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और अलसी के तेल का वास्तविक अनुपात क्या होता है? 4 अनुपात दिए हुए हैं, उनमें से जो सही अनुपात है वो बताइए कौन सा है। इसके अंदर अपने कॉपर कार्बोनेट रखते हैं 1 अनुपात में, जो लेड ऑक्साइड है वो 1 अनुपात में और जो अलसी का तेल होता है वो रखते हैं 1.25 अनुपात में। ये जो अनुपात है इससे चाबुतिया पेस्ट बनाया जाता है। यानी जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है अमूल वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो अमूल डेयरी है उसकी स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1946, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1948 और डी ऑप्शन है 1950। तो अमूल है उसका स्थापना है वो कौन से ईयर में हुई थी? 1946 के अंदर हुई थी, 1940 के अंदर हुई थी, है ना। देखो अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, है ना, क्या बात है। तो इसकी जो स्थापना है 14 दिसंबर 1946 में हुई थी। पर्टिकुलर अगर आपको डेट भी याद रखनी है तो आप 14 दिसंबर याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अपने 35 नंबर क्वेश्चन। स्प्लेनिक फीवर इज अनदर नेम ऑफ, प्लिया बुखार इसका दूसरा नाम है। प्लिया बुखार है वो कौन से एनिमल डिजीज को कहते हैं? ए ऑप्शन एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज, बी ऑप्शन एंथ्रेक्स, सी ऑप्शन काउपॉक्स और डी ऑप्शन मेस्टिटस। तो कौन से डिजीज को अपने प्लीहा जवर या फिर स्प्लेनिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एंथ्रेक्स को। ठीक है, एंथ्रेक्स को अपने प्लीहा जवर कहते हैं। उसके अलावा इसको गिल्टी रोग, जहरी बुखार, विषहरी और बावला भी कहा जाता है। ठीक है, कई नामों से जाना जाता है, ये रीजनल नेम है। ठीक है, ये बी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है केटल डिजीज ट्रांसफर टू मेनिज। ऐसा कौन सा पशुओं का जो रोग है वो इंसानों में भी स्थानांतरित हो जाता है? सेम ही ऑप्शन, अलग ऑप्शन है कुछ। एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज, बी ऑप्शन है एंथ्रेक्स, सी ऑप्शन है रिंडरपेस्ट और डी ऑप्शन है फुट रॉट। तो इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो इंसानों में भी आ जाता है? एंथ्रेक्स ही है, बी ऑप्शन राइट होगा। प्लीहा जवर जिसको बोलते हैं, जहरी बुखार जिसको बोलते हैं, ये इंसानों में भी स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए ऐसे पशुओं का सामान्य रूप से पोस्टमार्टम वगैरह नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। मेटिंग ऑफ द रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन 4 to 6 जनरेशन इज नोन एज। 4 से 6 पीढ़ी से संबंधित जीवों के मिलन को कहते हैं। मिलन का मतलब यहां क्रॉस से है। ठीक है, यानी जो पिछली 4 से 6 जो पीढ़ियां हैं, इनमें से इन 4 से 6 पीढ़ियों में कोई अगर एक कॉमन पेरेंट्स रहा हुआ है,
ऐसे दो जीव, जैसे मान लो ए और बी, दो यहाँ पे एनिमल है, ठीक है, एक ही मतलब दो गाय की अलग अलग मतलब दो अलग अलग गाय हैं, ठीक है, मतलब एक नर है एक मादा है। ये दो पशु जो है इनकी पिछली 4 और 6 पीढ़ियों में कोई एक कॉमन पेरेंट्स था। अगर एक कॉमन पेरेंट्स होता है और उनके बीच में क्रॉस होता है, पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में से भी कोई एक कॉमन पेरेंट्स होता है, उनके बीच क्रॉस होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन। और पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में कोई भी एक कॉमन पेरेंट्स नहीं होता है, तो फिर इनका दूर का संबंध कहलाता है। फिर हम इसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग, बोलते हैं बाह्य प्रजनन बोलते हैं। अगर पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में कोई भी एक कॉमन पेरेंट्स रहता है, यानी एक कोई सा भी एक जो पशु है उनका दोनों का एक जनक था, दादा परदादा ना, इस तरह से कोई एक कॉमन था, उनके बीच अगर क्रॉस होता है तो उसको इनब्रीडिंग बोलेंगे। और अगर पिछले 4 से 6 पीढ़ियों में कोई कॉमन पेरेंट्स नहीं था तो उसको आउटब्रीडिंग कहते हैं। ऐसा ही पौधों में कहा जाता है और ऐसा ही जंतुओं में कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, केसिन फॉर्म ऑफ टोटल मिल्क प्रोटीन। कुल दूध प्रोटीन में केसिन कितना होता है? ए ऑप्शन है 60 से 65, बी ऑप्शन है 70 से 71, सी ऑप्शन है 42 से 45 और डी ऑप्शन है 80 से 83। दूध का जो मुख्य प्रोटीन होता है वो केसिन होता है और दूध के कुल प्रोटीन का 80 से 83% पार्ट होता है, 80 to 83%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट होगा। और ये सफेद रंग देता है, इसीलिए दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसिन प्रोटीन की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, कास्ट्रेशन डन एट द एज ऑफ इन गोट। बकरी में किस उम्र में बदियाकरण किया जाता है? देखो पशुओं में जो टेस्टी होते हैं उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन की नसें होती है उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे टेस्टी होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे वो प्रजनन के योग्य नहीं होते। इस प्रक्रिया को अपने कास्ट्रेशन बोलते हैं। देखो कास्ट्रेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? सभी पशुओं में अगर मिला के बात करूं तो अगर जैसे गाय भैंस वगैरह है तो इनमें अगर अपने करते हैं तो ये कृषि कार्य में दक्ष होते हैं, मतलब कृषि कार्य अच्छा करते हैं। दूसरा, इनकी अग्रेसिवनेस खत्म हो जाती है, लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं, चोट वगैरह नहीं पहुंचाते हैं। तीसरा जो ये होता है कि जो मांस उत्पादन के लिए अपने पशु पालते हैं उनके मांस की गुणवत्ता अच्छी होती है। तो बकरी में तो कास्ट्रेशन का जो मेन मोटो होता है वो अच्छे मांस की प्राप्ति के लिए होता है, अच्छा जो मांस होता है उसको प्राप्त करने के लिए अपने कास्ट्रेशन करते हैं। तो बकरी में कास्ट्रेशन की एज कितनी होनी चाहिए? तो बकरी में कास्ट्रेशन की एज 2 से 4 सप्ताह होनी चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो 40 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ट पीएच फॉर सीमन प्रिजर्वेशन। वीर्य संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएच है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य है उसका परिरक्षण किया जाता है, तो उसके लिए जो सुटेबल पीएच है वीर्य का वो कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 6.4, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 7.2 और डी ऑप्शन है 6.8। तो वीर्य का जो प्रिजर्वेशन है परिरक्षण है उसके लिए जो वीर्य का सुटेबल पीएच है वो मेंटेन किया जाता है 6.8, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सिस्टमैटिक फंजीसाइड ऑक्जीथिन। प्रथम स्थानांतरित कवकनाशी ऑक्जीथिन की खोज किसने की थी? देखो स्थानांतरित क्या होता है, जो भी टारगेट होता है यानी फंगस होता है उसके किसी भी पार्ट पे गिरता है उसमें पूरे में ट्रांसफर हो जाता है और उसको खत्म कर देता है, तो उसको अपने सिस्टमैटिक फंजीसाइड बोलते हैं। तो फर्स्ट जो सिस्टमैटिक फंजीसाइड है वो किसने डिस्कवर किया था? ए ऑप्शन है विंडलिंग ने, बी ऑप्शन है वॉन स्केमलिंग एंड मार्शल कुलाका और सी ऑप्शन है एस ए वॉक्समैन एंड ए स्केथ और डी ऑप्शन है एसएम इंड्रीज। तो किसने जो सबसे पहले सिस्टमैटिक फंजीसाइड है उसकी डिस्कवरी की थी? तो वॉन स्केमलिंग और मार्शल कुलाका ने की थी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, वॉन स्केमलिंग और मार्शल कुलाका। स्केमलिंग और जो कुलाका है इन दोनों ने मिलकर ऑक्जीथिन की डिस्कवरी की थी और ये पहला सिस्टमैटिक फंजीसाइड था। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द फर्स्ट तोंगिया प्लांटेशन स्टार्ट। भारत के किस भाग में प्रथम तोंगिया वृक्षारोपण प्रारंभ हुआ था? देखो तोंगिया कल्टीवेशन क्या होता है, गवर्नमेंट और वहाँ के जो लोग होते हैं
जो ट्राइब्स या रूरल पीपल्स होते हैं उनके बीच का टाई अप होता है। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट के इनिशियल स्टेज के अंदर उसके बीच में क्या होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप है उनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। उनको लेबर के हिसाब से या फिर लीज के हिसाब से ये क्रॉप कल्टीवेशन करवाया जाता है, जिससे फॉरेस्ट का भी कंजर्वेशन हो जाता है और वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स है या फिर जो लोकल रूरल लोग हैं उनको भी इनकम का सोर्स मिल जाता है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोर्स हो जाता है। तो इस पैटर्न को हम टोंगिया कल्टीवेशन कहते हैं। और भारत में टोंगिया कल्टीवेशन है सबसे पहले कौन से भाग में स्टार्ट हुआ था? ए ऑप्शन है नॉर्थ बंगाल, बी ऑप्शन है साउथ बंगाल, सी ऑप्शन है ईस्ट बंगाल और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो कौन से हिस्से में सबसे पहले टोंगिया कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था? तो उत्तरी बंगाल में हुआ था, नॉर्थ बंगाल के अंदर सबसे पहले टोंगिया कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था। आज की अपने इस क्विज के अंदर अपने 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। सारे के सारे शानदार क्वेश्चन थे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले भी है। इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्विज के अंदर लेके जाएंगे। और ज़्यादा आप क्विज और टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट onlineagriculture.org पर विजिट कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोर्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर विजिट करिए। थैंक यू।